हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है या यूँ कहें बार बार पूछा जाता है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह 50 क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 50 सवाल कौन कौन से हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला सवाल रहेगा आपके लिए। पहला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी। रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने वाला ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व खालिस्तान है और अंतिम ज्ञात तत्व खालिस्तान है। हाइड्रोजन थोरियम, हाइड्रोजन जिरकोनियम, हीलियम जिरकोनियम, हाइड्रोजन लैंथेनम। याद रखना है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम ज्ञात तत्व थोरियम था। विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः खालिस्तान होती हैं। किधर होती हैं? बाएं से दाएं एक्स अक्ष के समानांतर सीधी, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं वक्रीय, या फिर बाएं से दाएं ऊपर की ओर। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः बाएं से दाएं नीचे की ओर होती हैं। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। ये भी सवाल कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, उम्मीद है आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड तथा सिल्वर क्लोराइड दोनों का प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड का केमिकल फार्मूला पूछ लिया जाता है, रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, सिल्वर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Ag2O, जबकि सिल्वर ब्रोमाइड का होता है AgBr। सिल्वर क्लोराइड का होता है AgCl। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। बताना है एड्स का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। दिए गए विकल्पों में से सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विकल्प नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। अगला सवाल है, बल्ब के फिलामेंट को खालिस्तान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। सवाल सिंपल सा है कि बल्ब के फिलामेंट को क्या प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोध, उच्च धारा, उच्च प्रतिरोधकता, या फिर उच्च वोल्टेज। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, उच्च प्रतिरोध। बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल बनता है कि हम बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध वाला क्यों बनाते हैं। सिंपल सा, कि हम बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध वाला क्यों बनाते हैं। तो याद रखना है कि हम बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध वाला इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर उच्च प्रतिरोध वाला होगा, अर्थात कहें कि जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करेगा, और जितना ज़्यादा हीट उत्पन्न करेगा बल्ब रोशनी उतना ज़्यादा पैदा करेगा। ठीक है, यही कारण होता है कि हम बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध वाला बनाते हैं। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज़्यादा वो हीट निकलेगा, जितना ज़्यादा हीट निकलेगा बल्ब उतना ज़्यादा रोशनी करेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। विकल्प में है प्रकाश का परिकर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन।
ये सभी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके चाहे तो बता सकते हैं। याद रखिएगा, धुएं के कणों से प्रकाश की किरणें टकराकर परिकर्णित होती हैं, अतः धुएं से भरे कमरे में प्रकाश का परिकर्णन के कारण प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं। विकल्प नंबर ए सही है। अगला सवाल है, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? उड़ीसा, केरल, पंजाब, त्रिपुरा। सही जवाब होगा केरल। पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है, बी विकल्प सही है। अगला सवाल, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा हिंसक विरोध किया गया था? सवाल है, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा हिंसक विरोध किया गया था? खेरा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर खिलाफत आंदोलन, या फिर दांडी यात्रा। थोड़ा सा यहाँ पे सवाल में मिस प्रिंटिंग है, हिंसक नहीं होगा, अहिंसक होगा। ठीक है, अहिंसक विरोध किया गया था। अब बताइए सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बना करके नमक कानून का हिंसक विरोध किया गया था, अर्थात विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है, इस दांडी यात्रा की शुरुआत कब की गई थी? 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च। और इसका नमक जो है उठा करके जो नमक कानून को तोड़ा गया था कब? 5 अप्रैल को। ठीक है, ये दोनों कब की बात है? 1930। ये दोनों डेट याद रखना है, शुरुआत कब की गई थी और नमक कब उठा करके वो नमक कानून को तोड़ा गया था, ये दोनों चीज़ों को याद रखना है। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? यहाँ पे सवाल, यहाँ भी मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, और याद होगा पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ जो किया गया था, कब किया गया था? 1 अप्रैल 1951 को की गई थी। ठीक है, इसके जगह पर अब हम लोग जानते हैं कि अब इसके जगह पर क्या आ चुका है? नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग को रिप्लेसमेंट करके लाया गया है नीति आयोग। कब लाई गई थी? 1 जनवरी 2015 को लाई गई थी। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, जिसको पढ़कर जरूर जाइएगा। अगला सवाल है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है विजेता, अमर, फुर्ती या फिर खरापन। तो याद रखिएगा, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है विजेता। अगला सवाल है, संगाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? संगाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? राजस्थान, तेलंगाना, केरल, मणिपुर। सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी, मणिपुर। याद रखिएगा, संगाई हिरन भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है। ठीक है, काला हिरन तो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, लेकिन संगाई हिरन जो है ना, ये मणिपुर में मिलता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन किसने तैयार किया था? विलियम दिग्वी, बी के आर वी राव, दादा भाई नौरोजी, या फिर पीसी महालनोबिस। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन भारत का, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है ना दादा भाई नौरोजी को, तो उन्होंने ही तैयार किया था।
ठीक है, विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है अनुच्छेद 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। सवाल है अनुच्छेद 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। विकल्प में है वस्तु एवं सेवा कर परिषद, यूपीएससी, भारत निर्वाचन आयोग या फिर वित्त आयोग। वित्त आयोग तो याद होगा, वैसे 280 से संबंधित है ये, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है और ये कि ये संवैधानिक निकाय भी है। ठीक, विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है। विकल्प में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एलियांज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। सही जवाब होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कोपरा का पूर्ण रूप है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगला सवाल है इनमें से कौन प्राकृतिक अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। सवाल है इनमें से कौन प्राकृतिक अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। विकल्प में है विखंडन, ग्राफ्टिंग, द्विविभाजन, मुकुलन। सही जवाब होगा ग्राफ्टिंग। दिए गए विकल्पों में से सही जवाब क्या है, ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग एक देखेंगे कि ये भी अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, प्रजनन दो प्रकार के हो सकते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक प्रजनन में कोई एक ही प्राणी भाग लेता है, जैसे कि अमीबा, ठीक है, पैरामेसियम, ये सभी क्या करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी f के पदों में खालिस्तान के बराबर होता है। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, मान लेते हैं अगर ये कोई गोलीय दर्पण का भाग है ना, और ये इसका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये क्या इसका ध्रुव है और ये कहला रहा है इसका सेंटर। ठीक है, वक्रता केंद्र, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहा जाएगा, रेडियस कह सकते हैं। ठीक है, और ठीक इसके बीच में होता है फोकस। ठीक है, सेंटर और ये पोल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस। अर्थात सी एफ और यहाँ पर ये जो एफ और यहाँ पर ओ लेके चले तो दोनों बराबर है। ठीक है, तो अब एफ के पदों में अगर दिखाना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं 2 गुना एफ, जो रेडियस है वो क्या है 2 गुना एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही सवाल का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये विकल्प 2f। ठीक है, याद रखिएगा एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी f के पदों में 2f के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, तीस्ता, गोदावरी, नर्मदा या फिर सतलज। याद रखिएगा नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती हैं और खंबाती खाड़ी में गिरती हैं। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला सवाल है नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। यह भी कॉमन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है, जैन, पारसी, सिख या फिर बौद्ध। याद रखिएगा पारसी नौ वर्ष जिसे नवरोज के रूप में भी जाना जाता है, नवरोज त्यौहार पारसी धार्मिक समुदाय से संबंधित है। ठीक है, बलवन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस त्यौहार को शुरुआत की थी। ठीक है ना, याद रखिएगा बलवन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस त्यौहार की शुरुआत की थी। ये पारसी का एक धार्मिक त्यौहार है समुदाय का। ठीक, विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है, 4, 2, 3, 1। हम जानते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहले सेल में 2 जाएगा और दूसरे सेल में 4 जाएगा। अर्थात से सेलों की संख्या कुल कितना है, 2 है। के सेल में 2 आएगा और एल सेल में 4 आएगा, तो 2 ही सेल है इसके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प। कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे खाली स्थान कहा जा सकता है। सवाल है कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे खाली स्थान कहा जा सकता है। अवक्षेपण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। याद रखना है
जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अवक्षेपन अभिक्रिया। ठीक, चलिए अगला सवाल है, सभी पंचायत संस्थानों में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? अच्छा सवाल है, सभी पंचायत संस्थानों में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/5, 1/3, 1/2, 1/4। सही आंसर हो जाएगा 1/3 भाग। 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है ना, याद रखना है संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम के तहत सभी पंचायत संस्थानों में पदों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? 1915, 1909, 1910, 1921। वर्ष 1910 में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था। विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? अजमेर, हैदराबाद, मुंबई या फिर दिल्ली? सही आंसर होगा मुंबई। हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है, किस शहर में? मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? सवाल है, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? सही जवाब होगा ई कुलाई कोलिफॉर्म। ई कुलाई कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है। अगला सवाल है, मलाज खंड किसके लिए विख्यात है? मलाज खंड किसके लिए विख्यात है? तांबा, लोहा, वायुयान या फिर एल्युमिनियम? याद रखिएगा, मलाज खंड तांबा के लिए विख्यात है। अगला सवाल है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? दालें, तिलहन, सूर्यमुखी या फिर मछली? पीली क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है तिलहन। पीली क्रांति किससे संबंधित है? ये तिलहन से संबंधित है। ठीक, चलिए सवाल है, पशु प्लेग का कारण है जिसे रीडर पेस्ट भी कहते हैं, पशु प्लेग का कारण क्या है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? सही जवाब है विषाणु। पशु प्लेग विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर खुरपका पूछे, मुंह पका पूछे, पोंकनी है ना, रिंडर पेस्ट, ये आदि सब जितने भी रोग हैं ये सभी विषाणु के कारण ही होते हैं। ठीक है, खुरपका और जो मुंह पका है ना, ये सभी पालतू पशु में होते हैं। ठीक है ना, जबकि पोकनी पोकनी जो है ना, ये गाय, भैंस, भेड़, सुअर में होता है। अगला सवाल है, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को कहा जाता है, को क्या कहा जाता है? जीवोम, बायोम, समुदाय, अजैव वातावरण या फिर पारिस्थितिकी तंत्र? क्या कहा जाता है? अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है? जीवोम, समुदाय, अजैव वातावरण या फिर पारिस्थितिकी तंत्र? सही जवाब होगा पारिस्थितिकी तंत्र। विकल्प नंबर डी सही होगा। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी एक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में या फिर फूड चेन में मानव क्या है? एक निर्माता है, एक प्राथमिक उपभोक्ता है, एक केवल द्वितीय उपभोक्ता है या फिर प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, है ना। तो याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि मानव क्या है? मानव सर्वहारी में आता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कहलाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों कहलाता है। ठीक है, चलिए तृतीयक उपभोक्ता में याद रखिएगा, तृतीयक उपभोक्ता में सिर्फ उसे रखा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। ठीक है, जैसे कि बाघ, शेर, है ना। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी? बताना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 मई 2015, 1 मई 2016, 1 मई 2014 या फिर 1 मई 2017?
याद रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी। 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन नारे के साथ केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, 1 मई 2016। अगला सवाल है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति या फिर श्वेत क्रांति? डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध है श्वेत क्रांति से। ठीक है, श्वेत क्रांति। जबकि हरित क्रांति का संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध डॉक्टर स्वामीनाथन से है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। जबकि अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हरित क्रांति के जनक अर्नस्ट डॉक्टर नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलॉग के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जबकि हरित क्रांति के भारत में अगर बात किया जाए तो उनके जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में शुरू हुई थी। चलिए अगला सवाल है, किस अर्थशास्त्रों ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? किस अर्थशास्त्रों ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? DR गॉडगेल, मनमोहन सिंह, BK RV राव या फिर PC महालनोबिस? तो याद रखिएगा, सही जवाब होगा VK RV राव। सी विकल्प सही होगा। VK RV राव भारत के अर्थशास्त्री ने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। VK RV राव ने 1931-32 में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हम्पी विद चैरियट भारतीय मुद्रा के किस मूल्य वर्ग के पृष्ठभाग पर अंकित है? 10 रुपये के, 100 रुपये के, 500 रुपये के या फिर 50 रुपये का? सही जवाब होगा 50 रुपया। ठीक है, हम्पी द चैरियट भारतीय मुद्रा के 50 रुपये के मूल्य वर्ग के पृष्ठभाग पर अंकित है। ठीक है, बाकी भी याद रखिएगा, जैसे 10 रुपया, 10 रुपया के पीछे क्या छपा हुआ है? सूर्य मंदिर। जबकि 100 रुपये के पीछे आप देखेंगे तो इसके पीछे है रानी का वाव। रानी का वाव ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? ये गुजरात में है। सूर्य का मंदिर तो पता ही होगा, ये उड़ीसा में है। 500 रुपये पीछे क्या है, किनका, किस चीज़ का चित्र है? तो 500 रुपये के पीछे लाल किला का चित्र है जो कि दिल्ली में है। ठीक है, और ये हम्पी है जिसके पीछे छपा हुआ है, हम्पी विद चैरियट, और ये है कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, 7, 9, 11? सभी को पता होना चाहिए, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए विकल्प। ठीक है, जबकि 5 राज्यों से भारतीय मानक रेखा गई हुई है। ठीक है, और भारत के 9 राज्यों से समुद्र तट रेखा लगती हैं। ये सब डेटा याद रखिएगा। अगला सवाल है, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत में कई क्रांतियाँ हुई हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन, टमाटर उत्पादन या फिर झींगा उत्पादन? तो याद रखिएगा, गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। ठीक है, झींगा उत्पादन इसका सही आंसर होगा। टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन ये दोनों जो है ना, ये लाल क्रांति से संबंधित है। जबकि अंडा उत्पादन ये रजत क्रांति से संबंधित है। जबकि दूध उत्पादन ये श्वेत क्रांति से संबंध है। ठीक है, अगला सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय स्थानीय हवाएं बंगाली खाड़ी से उत्तर और पश्चिम की ओर चल पड़ती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय स्थानीय हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर और पश्चिम की ओर चल पड़ती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? क्यूराइल कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं, ऑरेंज स्प्रे कहते हैं या फिर हमबोल्ट कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय स्थानीय हवाएं बंगाली खाड़ी से उत्तर और पश्चिम की ओर चल पड़ती हैं, जिसे काल बैसाखी कहा जाता है। बी विकल्प यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, सांगपो किस नदी का पर्याय है? घाघरा, चंबल, तीस्ता या फिर ब्रह्मपुत्र? तो याद होगा, सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का पर्याय है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत क्षेत्र के सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है,
बाद में इसे असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जब संयुक्त धारा मिलती हैं तो इसे मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी विकल्प। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई थी? भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई थी? 2019, 2016, 2017 या फिर 2018? सही जवाब है 2016। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को 2016 में चलाया गया था। वर्तमान में भारत की सबसे तेज गति वाला ट्रेन वंदे भारत है। ठीक है, अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? कृषि, वानिकी, जनसांख्यिकी होगा। ठीक है, पशुपालन। सही जवाब होगा कृषि, ये विकल्प सही होगा, है ना। ऑपरेशन फ्लड कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन फ्लड दूध क्रांति से संबंधित योजना है, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ये था महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। ठीक है, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट से हम 50 क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग का अच्छा सा कुछ रिव्यू मिला, अगर अच्छा आप लोग से रिस्पांस मिलेगा तो नेक्स्ट से हम 50 क्वेश्चन लाने का वादा करते हैं। ठीक है, तो जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन अच्छा लगा या नहीं, या फिर आप लोग को क्या और कुछ चाहिए तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक, चलिए मिलते हैं, फिर देखते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।